नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, विमेन रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण, ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगते हैं लेकिन है बहुत सेंसिटिव। इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है, लगातार पक्ष इसके ऊपर बात कर रहा है, विपक्ष के भी अपने सवाल हैं और कुछ जवाब भी हैं। सबकी अपनी अपनी बातें हैं, महिलाओं की भी अपनी बातें हैं, देश की जनता की भी अपनी बातें हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या महिलाओं के लिए आरक्षण जरूरी है, और अगर ये आरक्षण आता है तो इसके बाद क्या कुछ बदलाव होंगे। तो इसको लेकर देखिए, संसद में 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बिल पेश किया जाएगा और इसके बाद क्या कुछ होगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर जी मौजूद हैं, जो इस पर बात करेंगी, जो बताएंगी कि क्यों विमेन रिजर्वेशन आज के युग में जरूरी है, इसके आने के बाद क्या कुछ बदलाव होंगे और कैसे विकसित भारत 2047 की दुनिया में ये एक नया बदलाव आता हुआ नजर आएगा। तो आइए उन्हीं के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम भारत एक्सप्रेस के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति, जब ये शब्द आता है तो एक प्राउड फील होती है। महिला सशक्तिकरण, जब ये सुनते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम भारत एक्सप्रेस के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जब महिला आरक्षण की बात हो रही है, जब इसे पेश किया जाएगा, जब ये आ जाएगा, इसके बाद क्या बदलाव और क्यों आप इसको देखती हैं कि ये बेहद महत्वपूर्ण है? आज के समय में इसकी क्या जरूरत है? आपके इस पर क्या विचार? सबसे पहले तो मैं हमारे सभी संसद सदस्यों का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं की आकांक्षाओं को देखकर बहुत संवेदनाओं के साथ 2023 में नारी शक्ति वंदन बिल वो लेकर आए और सभी पूरे सभागार ने इसको समर्थन दिया और सभी की समर्थन की वजह से ये बिल हो पाया। अब देखिए, हमारी देश की महिलाएं केवल सहभागिता देने वाली महिलाएं नहीं है, बल्कि वो नेतृत्व करता है। हमारे देश में हमेशा के लिए महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार होता था। अगर हम पुराने ज़माने की बात करते हैं तो हम उसके बाद वाली अगर बात करते हैं तो मिडिवल एज में तब भी महिलाओं को सम्मान था। और अगर अभी अभी इसी 200-300 साल में अगर हम विचार करते हैं तो हमारे पास कितने क्षेत्र में काम करने वाली महिला नेतृत्व करता थी। मैं आज उल्लेख करना चाहती हूँ पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर जी का। मैं उल्लेख करना चाहती हूँ रानी लक्ष्मीबाई जी का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का, और उन्हीं के साथ साथ मैं इसी क्रम में जोड़ूंगी रानी अब्बक्का को। इसी क्रम में आती है सावित्रीबाई फुले जी, और उसी के साथ साथ इसी ही क्रम में आती है माता जिजाऊ। अब देखिए, ऐसे अनेक अनेक नाम जोड़ सकते हैं जिन महिलाओं ने नेतृत्व किया इस देश का अलग अलग क्षेत्रों में। तो इसीलिए जो मैंने पहले कहा था कि हमारे देश की महिलाएं केवल सहभागी होती है ऐसी बात नहीं है, तो नेतृत्व करता है। तो अब जिनके पास ये ऑलरेडी सयानापन है, जिनकी शक्ति है नेतृत्व करने की, उनको हम पीछे कैसे रख सकते हैं। और इसीलिए ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ गया और आज हमें खुशी है कि अब उसका प्रत्यक्ष अमल करने का समय आ गया है। तो आप देख रही हैं कि ये जो नया युग आया है, वास्तव में यही सही समय है जब महिलाओं को और भी ज्यादा भागीदारी दी जाए, उनको रिजर्वेशन दिया जाए। ये 33% आरक्षण महिलाओं को आने वाले वक्त में कहाँ लेकर जाएगा? बिल्कुल आपने सही कहा, यही समय है, सही समय है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आज आप देखिए कि भारत हर क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रगति कर रहा है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं कि जहाँ पे
भारत पीछे है। हम महिलाओं की बात करते हैं तो आज के समय पे महिलाओं को केंद्र स्थान में रखते हुए हम प्रगति की दिशा में हम चल रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से महिलाओं को साथ लेना, उनके बारे में सोचना बहुत अच्छे तरीके से हमने शुरू किया। बेटियों को सम्मान मिलना, उनके पढ़ाई के लिए अच्छे अवसर मिलना, आगे बढ़ते हुए उनके लिए अपने पैरों पे खड़े होने के लिए अनेक अनेक अवसर देना, ऐसे अनेक विषयों को हमने देखा। पर बात केवल यहाँ की नहीं है। मैं ये भी कहूँगी कि आज हमारे देश की बेटियों को हर क्षेत्र में अवसर दिए जा रहे हैं। अपनी 26 जनवरी की हम परेड देखते हैं जी। नेतृत्व कौन कर रहा है परेड का? देश की बेटी कर रही है। आज हम बात करते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा महिला पायलट्स की संख्या कहाँ है, तो नाम आता है भारत। हम जब बात करते हैं कि हमारी देश की जो अवकाश मुहिम है, स्पेस क्षेत्र में जो हम काम कर रहे हैं, इस मुहिम का नेतृत्व कौन कर रही है, तो देश की महिला वैज्ञानिक उसका नेतृत्व कर रही है। और हम जब बात करते हैं महिलाओं को हर क्षेत्र में अवसर देने की, तो आज हम देखते हैं कि महिलाओं को परमानेंट कमीशन मिल गया है और हमारे तीनों जो बल है उसमें महिलाओं को सेवा करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। आज हमारे देश की बेटियां शानदार काम कर रही है जी। आज वो अपने पैरों पे खड़े होने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। आप कल्पना करिए ना, देश की नारी शक्ति 10 करोड़ से अधिक ज़्यादा बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है और आज उनमें से 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। ये कितना बड़ा बदलाव है कि सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में महिलाएं शानदार काम कर रही है। आज ये कल्पना कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हर क्षेत्र में देश की महिलाओं को अवसर मिले और उन्हीं के नेतृत्व में भारत का विकास, महिलाओं के नेतृत्व में भारत का विकास करते हुए हम आगे बढ़े। बिल्कुल, आपने बहुत ही खूबसूरती से ये बातें बताई, बातें रखी। विजया जी, ये बात बिल्कुल सच है, बढ़ती हुई महिला हर किसी को अच्छी लगती है। हमारी बेटियां पढ़ें, समाज में आगे बढ़ें, हम सभी चाहते हैं, जैसा कि होता भी है। लेकिन जब वही महिला सत्ता में बैठती है, जब कुर्सी संभालती है, जब कानून बनाती है, तो कुछ सवाल भी खड़े हो जाते हैं। तो आप इसको कैसे देख रही हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा, महिलाओं की संख्या संसद में बढ़ जाएगी, उस वक्त उनके लिए क्या चुनौतियां आने वाले वक्त में उनको फेस करनी होंगी? मैं एक बात आपको जरूर कहूंगी कि हमारा देश ये नहीं चाहता है कि हमारी महिलाएं पीछे रहे। राष्ट्रीय महिला आयोग, हमारी सरकार ये नहीं चाहती है कि महिला पीछे रहे। राष्ट्रीय महिला आयोग तो बहुत आग्रहता के साथ ये कहता है कि जेंडर गैप कम होनी चाहिए और सभी महिलाएं बराबरी के साथ आगे बढ़नी चाहिए। वो अवसर अभी हमें मिल रहे हैं, पर आपने जो चिंता जताई इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें हमारी मनोभूमिका में बदलाव करने की ज़रूरत है। पर मैं आगे चल के ये भी कहूँगी कि अभी इसमें बहुत बदलाव आया है। एक बहुत पुराना समय था जब समाज उसको स्वीकारता नहीं था, पर आज आप देखिए कि महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जब 33% आरक्षण हमारे 3 टायर सिस्टम में पंचायत में आया, तब सबको लग रहा था कि कैसे होगा, कैसे वो काम करेगी, वो तो कभी घर के बाहर नहीं गई है, उनको कुछ पता नहीं है। पर आज आप देखिए कि कितने शानदार तरीके से हमारी देश की महिलाएं पंचायत में काम कर रही है। अब तो वो दौर भी गुजर गया कि 33% पे ऊपर हम नहीं रुके, 50% रिजर्वेशन मिल गया। और आज अगर आप सभी जो नगर पालिका है, महापालिका है या उसी के साथ साथ जिला परिषद है, आप पंचायत समिति को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको महिलाओं का जो परसेंटेज है वो केवल 50% तक सीमित नहीं रहा है। अब उनका सभागार कहीं 52% है, कहीं 54% है, कहीं 55% है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं अब उस सभागार में आ गई है, राजनीति कर रही है, अपने क्षेत्रों का विकास कर रही है। अब महिलाओं ने बस आगे ही बढ़ना है, उन्होंने खुद को प्रूव कर दिया है।
आज आप देखिए कि जब कोई नगर पालिका कोई महापालिका के सभागार में 52-53% महिलाएं बैठती है, अपने क्षेत्र के बारे में चर्चा करती है, क्षेत्र की लोगों की जो आकांक्षा है उसके बारे में वो बात करती है और आग्रहता के साथ कहती है कि मुझे मेरे क्षेत्र का विकास करना है। जी, आप मुझे बताइए, अब भारत ने, दुनिया ने ये देखा है कि महिलाएं बहुत अच्छा काम करती है, तो अब वो दौर गुजर गया है। अब समय आया है बराबरी के साथ चलने का, जेंडर गैप बिल्कुल कम करने का और भारत के विकास के लिए देश की महिलाओं का योगदान लेने का। अब समाज ये भी समझ रहा है कि महिलाएं आती है तो वो हमेशा के लिए अच्छा काम ही करती है, वो अपने समाज को भी आगे बढ़ती है। और दूसरी एक बात है, जब महिला आती है नेतृत्वकर्ता के रूप में तो केवल खुद का विचार नहीं करती है, वो अपने साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाती है। परिवार आगे बढ़ता है तो समाज भी आगे बढ़ता है और समाज आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। इस सोच के साथ वो काम करती है और अभी इस सोच के बारे में सभी ने ध्यान दिया है। सभी को पता है कि महिलाएं कोई कम नहीं है, महिलाओं को अवसर दिए जाने चाहिए। और इसलिए आपने देखा भी होगा कि अब जब महिलाएं सामने आके काम करती है तो समाज भी उनकी सराहना करता है, उनका अभिनंदन करता है। अब हमारे देश में ये भूमिका बहुत बदल गई है। अब महिलाओं के पक्ष में लोग खड़े हो गए हैं। जहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं कि जो खड़े नहीं है, उनको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। उसी में हमारा हित है और केवल हित की बात नहीं है, हम देख भी रहे हैं कि महिला कितनी शानदार काम कर रही है। वो कहाँ कम है, वो कहीं कम नहीं है। तो अब मुझे ये लगता है कि अब वो दिन निकल गए हैं, कभी थे वो, पर हमने धीरे 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 इस मनोभूमिका में बहुत बदलाव किया है। बिल्कुल। और देखिए, समय भी यही कहता है कि समय के साथ परिवर्तन ही होना बेहतर होता है। आपने पंचायत की बात की, बहुत से इनिशिएटिव्स आपके रहे, इसमें एक इनिशिएटिव ये भी रहा है पंचायत टू पार्लियामेंट, जिसमें आपने पंचायत से महिलाओं को पार्लियामेंट घुमाई, संसद दिखाया, वहाँ की कार्यप्रणाली। क्या महसूस किया आपने उन महिलाओं के अंदर, क्या जज्बा आता हुआ? और अब जब वही पंचायत की महिलाएं जब संसद में नजर आएंगी, ज्यादा भागीदारी नजर आएगी, तो आप कैसा महसूस करेंगी? क्योंकि खुद आपने ये इनिशिएटिव लिया उनको घुमाने का, और अब वो वक्त आ रहा है जब वो वहां पर अपनी कुर्सी ग्रहण करती हुई नजर आएंगी। हम महिलाएं बहुत ताकतवर है, हम अच्छा काम कर सकते हैं। जरूरत है महिलाओं को सिखाने की, रास्ता बताने की। गत कुछ साल से राष्ट्रीय महिला आयोग पंचायत से पार्लियामेंट तक ये कार्यक्रम कर रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देश की जो हमारी चुनी हुई पंचायत की जनप्रतिनिधि है उनको हम दिल्ली बुलाते हैं। 3 दिन का उनके लिए कार्यक्रम होता है और ये सभी महिलाएं संसद में आती है और संसद का जो पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है, उस सेंट्रल हॉल में इनका एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। वहाँ पे वो बैठ के अनेक लोगों के विचार सुनती है, वो बहुत कुछ सीखती है कि किस तरीके से अपने क्षेत्र का विकास करना है, किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को देना है, किस तरीके से जहाँ पे जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है वहाँ पे वो जेंडर गैप कम करनी है, महिलाओं को बराबरी के साथ चलाना है। ऐसे अनेक विषयों पर वो काम करती है, बात करती है। अगर वो जनजातीय क्षेत्र से आती है तो कौन सी योजनाएं हैं जिस योजना के माध्यम से वो अपने क्षेत्रों का विकास कर सकती है, ये सब चीज़ें वो वहाँ पे आती है, देखती है, अनुभव करती है, सुनती भी है और सीखती भी है। अब आप कल्पना करिए कि देश का सर्वोच्च स्थान हमारी संसद, उस संसद को अनुभव करने का जब एक बहुत अच्छा अनुभव हमारी वो चुनी हुई पंचायत की जनप्रतिनिधि को मिलता है तो आगे चल के वो क्या सोचेगी। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से आपने तमाम बातें कही हैं। आपने क्षेत्रीय विकास की बात की, जनजातीय समाज की बात की। क्या लगता है महिलाओं को आरक्षण जाति के आधार पर मिलना चाहिए या आबादी के आधार पर? ये 33% आरक्षण। मैं एक बात आपको कहूंगी कि देश के महिलाओं को आरक्षण मिलना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले ही कहा, मैं फिर से रिपीट नहीं करती हूँ कि वो बहुत क्षमतावान है,
हमें उनको अवसर देने की ज़रूरत है। पर सबसे बड़ी बात क्या है, तो हमें जेंडर गैप कम करने की बहुत ज़रूरत है। आज इस आरक्षण के माध्यम से वो जेंडर गैप कम हो रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। बाकी इन सब विषयों के लिए बात करने के लिए अब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। संसद ने ही ये बिल पारित किया था, तो इस सभी विषयों पर संसद में चर्चा होगी, बातें होगी और सर्वसहमति से बातें आगे जाएगी। सभी की भी अभी हम जो देख रहे हैं कि सर्वसहमति के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और जैसे मैंने पहले भी उल्लेख किया कि जब ये बिल पास हुआ था तब सभी ने साथ लेकर ही उसको पास किया था। तो आगे चल के बातें होगी, चर्चा होगी, उसी से अनेक अनेक निर्णय भी होंगे। मैं ये कहूँगी ज़रूर कि आज के समय पे महिलाओं को पीछे रखना कभी भी ठीक नहीं होगा, ये कभी भी मंजूर नहीं है। महिलाएं महिलाएं होती है, उसमें भी जो जो चीज़ें हमें चाहिए, जो जो आरक्षण चाहिए, उसके ऊपर बैठ के बात हो सकती है, जो आगे चल के संसद में होगी, अलग अलग कमिटीज होगी, उसी के साथ वो हो जाएगी। तो वो हो जाए, पर किसी भी हालत में ये आरक्षण, उसका अमल तुरंत होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल विजय जी, जब आरक्षण की बात आती है तो इसको पॉजिटिव वे में भी लिया जाता है और इसको निगेटिव वे में भी लिया जाता है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी ज़रूरी तो है, लेकिन रिजर्वेशन की ज़रूरत क्या है? क्या ये रिजर्वेशन देना आगे जाकर ऐसे सवाल भी खड़े कर सकता है कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया क्यों? बदलाव तो हो रहा था, नए भारत का निर्माण हो रहा था। अगर हम पॉपुलेशन की भी बात करें तो हम देखें रेशियो लगभग बराबरी का है, आधी आबादी कहा जाता है नारी को। तो क्या ऐसी चुनौतियां आने वाले वक्त में कुछ सालों बाद हम महिलाओं को फेस करनी पड़ सकती हैं? मैं इतनी बात कहूँगी कि इस तरीके से ऐसे सवाल उठाना कोई सही नहीं होगा। क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इसीलिए थी कि उनके पास क्षमता होने के बावजूद भी वो पीछे थी। आज भी आप देखिए ना, पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में महिलाओं का कितना प्रतिशत है? वो बहुत कम है, इसीलिए रिजर्वेशन देना पड़ा। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम हमेशा नेतृत्व करता रहे हैं, महिलाओं के पास वो क्षमता है, उन क्षमताओं का उपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और आप मुझे एक बात बताइए कि जब आपके रथ के दो पहिए एक साथ नहीं चलते हैं, आपका रथ कैसे दौड़ेगा? हम आज आज़ादी के अमृतकाल में अभी चल रहे हैं। हमें अपने देश के विकास को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है, पर इस विकास के लिए हमें अपने दोनों साथी बराबर चलने ज़रूरी नहीं है, तो विकास कैसे होगा? इसीलिए ये प्रश्न उठने ही नहीं चाहिए। मैं इतना ही कहूँगी कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें स्त्री पुरुष समानता को साथ लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर ये समानता देनी है तो महिलाओं को आरक्षण देना ही पड़ेगा, उसके बिना हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि हमने बस आगे बढ़ना है और देश के विकास में उन सभी महिलाओं का योगदान लेना है, जिस योगदान के साथ साथ हम जब हमारे आज़ादी के बाद हम 100 साल पूरे करेंगे, तब हम यही देखेंगे कि इस देश के विकास में हम बिल्कुल बराबरी के साथ चले हैं, हमें सभी को बराबरी का अधिकार और हक मिला है। जी, और यही बराबरी का हक आने वाले वक्त में भारत को एक नई दिशा भी देता हुआ शायद नजर आएगा। इसी के साथ ये जो पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं की भागीदारी अब बढ़ती हुई नजर आएगी। क्या लगता है जो महिलाओं की जो समस्याएं हैं डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, डाइवोर्स को लेकर, सेक्सुअल हरासमेंट, कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जैसे कि मैरिटल रेप जिस पर कानून नहीं है, और कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो महिलाओं को लगता है कि आज भी उनकी बातें नहीं होती हैं। वो लोगों से चर्चा तो कर लेती हैं लेकिन उनके पास वो अधिकार नहीं है। तो क्या जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी संसद में तो कुछ ऐसे कानून भी आएंगे जो महिलाओं की समस्याओं को दूर करेंगे और उनकी आवाज़ को और बुलंदी के साथ देश की जनता तक पहुंचाएंगे?
आज महिलाओं के संरक्षण के लिए हमारे देश में बहुत अच्छे कानून हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। मैं तो ये कहूँगी कि मानो महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके सर पे पकड़ी हुई एक बहुत अच्छी छाता है वो। पॉश का एक्ट है सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ बात करने के लिए और लड़ने के लिए ही। इसी तरीके से महिलाओं के लिए हमारे देश में और भी बहुत अच्छे एक्ट है। कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट लीव वो एक्ट आ गया है। दुनिया में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बड़े दिनों का छुट्टी का जो प्रावधान है वो हमारे देश में है। महिलाओं को 26 हफ्तों की छुट्टी मिलती है प्रसूति के बाद। ऐसे अनेक अनेक अच्छे एक्ट हमारे देश में हैं। उसी के साथ जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनके सर के ऊपर ट्रिपल तलाक की तलवार लटकती थी, अब उनके लिए भी ट्रिपल तलाक का भी एक्ट आ गया है। और आज हम श्रम संहिता की बात करते हैं तो श्रम संहिता में भी 4 श्रम संहिता है, उसमें भी महिलाओं के अधिकारों की, उनके रक्षा की अच्छी बात करी है। तो ऐसे अनेक अनेक हमारे पास बहुत अच्छे एक्ट है। इसका प्रभावी अमल होने की ज़रूरत है, जो हो भी रहा है। पर उसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि सभी चीज़ें हम सरकार के ऊपर या व्यवस्थाओं के ऊपर हम नहीं डाल सकते हैं। हमें खुद को भी तो पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार के लिए, हमारे रक्षा के लिए कौन से कानून हैं। इसीलिए उन कानून के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से जानकर लेने की ज़रूरत है। पर जो आपने बात कही कि आगे जब महिलाएं आएगी सभागार में तो क्या बदलाव होगा, तो ज़रूर महिलाओं के बारे में, उनके प्रश्नों के बारे में, और उसी के साथ साथ केवल प्रश्न नहीं, मैं इतना ही कहूँगी कि मुझे इस कोई राजनीति में मुझे बात नहीं करनी है जी। मेरा वो अभी काम भी नहीं है। पर मैं ये भी आपको कहना चाहती हूँ कि इसी सभागार ने, इसी संसद में ही इस बिल को पारित किया है और वो सर्वसम्मति से पारित किया है। तो ये बिल आने में सभी का सहभाग रहा है, इसीलिए सभी ने मिलकर ही वो किया है। और अगर कोई मुद्दे हैं तो उस मुद्दों को लेकर आगे चल के बात हो सकती है। कुछ डिलिमिटेशन की बात है या इस तरीके से अगर कोई बातें हैं तो उसके लिए आगे चल के डिलिमिटेशन का एक कमीशन बनेगा। वो कमीशन इस विषय पे बात करेगा, उस कमीशन में ये चर्चा हो सकती है। ऐसे अनेक विषयों पर संसद में चर्चा हो सकती है। विमेन रिजर्वेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। उन्होंने विकसित भारत 2047 का इसको आधार बताया है। तो 2047 विकसित भारत का जो ख्वाब है वो, उसमें महिला आरक्षण किस तरीके से अपनी भागीदारी देता हुआ नजर आएगा, उससे क्या इम्पैक्ट 2047 पर पड़ता हुआ आने वाले 10 सालों में या फिर आने वाले 50 सालों में, आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, विकसित भारत में हमारी महिलाओं की भूमिका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने जैसे पहले आपको कहा कि आपके 2 पहिए साथ साथ ही चलने चाहिए। उसमें अगर अंतर आ जाता है तो वो ऊपर नीचे हो जाता है, वो चल नहीं पाता है। इस हमारे भारत को आगे बढ़ाना है और विकसित भारत बनाना है तो देश की नारी शक्ति की भूमिका बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर ही हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप कल्पना करिए ना कि अभी आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है। इस अमृत काल में महिलाओं को अच्छे अवसर मिल रहे हैं और वो शानदार काम कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जब 73rd 74th अमेंडमेंट आई थी, ये लागू हो गया, मुझे 93 में आई होगी, 95 से इसका प्रत्यक्ष अमल भी शुरू हो गया। जब ये अमेंडमेंट आई तो लोग कहने लगे कि जो महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकल रही थी वो क्या काम करेगी, वो कैसे आएगी। फिर ये भी बातें आई कि वो तो खुद नहीं काम कर पाएगी, उनके घर के लोग काम करेंगे। रिजर्वेशन मिल गया और धीरे 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 महिलाओं ने सीखना शुरू किया, काम करना शुरू किया। तब तो लोग ये भी कहते थे कि वो 5 साल की मेहमान आएगी और निकल जाएगी जी। पर आज आप देखिए ऐसा नहीं हुआ है। महिलाएं आई, यहाँ पे टिकी, उन्होंने विषयों को समझ कर लिया, उन्होंने अभ्यास किया
और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने क्षेत्रों का विकास किया। आज हम देखते हैं कि चाहे पानी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे स्वच्छता हो, इन सभी विषयों में उन महिलाओं ने कितना शानदार काम किया। मैं बात कर रही हूँ 73-74 अमेंडमेंट की। आज आप देखिए उसके बाद 25-30 साल में कितना बड़ा बदलाव आया है कि आज हमारे हर क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व बहुत अच्छा खड़ा है। और आप ये भी देखिए कि जब चुनकर देने का समय आता है तो लोग पहले महिलाओं को चुनकर देते हैं। वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है, ना कम में ना ज़्यादा में, ना कम में ना ज़्यादा में, वो सब में बराबरी की अधिकारी है, वो सब में बराबरी की अधिकारी है। जब वो बराबरी की अधिकारी होती है तो वो अपने क्षेत्र के साथ आगे बढ़ती है, पर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को गौरव लगेगा ऐसा वो काम करती है। इसीलिए ये आरक्षण जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसका अमल तुरंत होना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल विजया जी, बहुत खूबसूरत विचार हैं आपके, बहुत ही खूबसूरती से आपने अपनी बातें रखी हैं। अगर महिलाओं को आज आपको एक संदेश देना हो भारत एक्सप्रेस के मंच से, तो आप इस आरक्षण को लेकर, इस बिल को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? मैं उन सभी को यही कहना चाहूँगी कि आज भारत महिलाओं के नेतृत्व में अपना विकास कर रहा है। हर नीतियों में हम केंद्र स्थान में हैं। आज हमारे लिए बहुत अच्छे अवसर भी है। इस सभी का हम बहुत अच्छा उपयोग करेंगे। हम अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, हम मुख्य धारा में आएंगे और जहाँ जहाँ हमें अवसर मिलते हैं वहाँ वहाँ हम ताकत के साथ, हमारी क्षमताओं के साथ हम खुद को सिद्ध करेंगे। अब आने वाले जो दिन हैं ये सभी दिन हमारे हैं, क्योंकि हमारे देश के नेतृत्वकर्ताओं ने ये तय कर दिया है कि देश का विकास करेंगे तो वो महिलाओं के नेतृत्व में करेंगे। अब हमें अवसर मिल रहे हैं, अब हमने पीछे नहीं रहना है, हमने बस आगे ही आगे चलना है, आगे ही हमने चलते रहना है। और जब हम आगे चलेंगे तो हमारे ही नेतृत्व में इस देश का विकास होगा। तो इसके लिए आइए हम सब लोग तैयार हो जाए इन सभी बदलाव के लिए और इस देश का हम विकास करें। इस देश के विकास के लिए हम सभी लोग अपना योगदान देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद विजया जी। तो देखिए, आपने विजया रहाटकर जी को सुना, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने अपनी बातें रखी, किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी एक नए युग की शुरुआत होती हुई देखी जाएगी और महिलाओं की भागीदारी से किस तरीके से हमारा देश सशक्त होगा, किस तरीके से 2047 विकसित भारत को एक नई दिशा मिलेगी, ये हम सभी आज उनकी इन महत्वपूर्ण बातों से समझ रहे हैं। इसी के साथ भारत एक्सप्रेस में फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आगे देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर।